हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो ये वीडियो है, ये जैसे कि 9th क्लास की हिस्ट्री की रीडिंग हमारी चल रही है, चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उसी का 4th सेक्शन है ये, यानी कि 4th टॉपिक की ये रीडिंग आज हम करने वाले हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा, एंड द टॉपिक इज डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, यानी कि क्या फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन था, यानी कि जो फ्रांस की क्रांति थी, उसमें क्या वुमेन ने भी पार्ट लिया था, क्या वुमेन भी उसमें थी। तो हमने जैसे कि इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि 7000 मैन एंड वुमेन वर इन्वॉल्व इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आज जानेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्या क्या चीज़ें थी। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। From the very beginning, women were active participants in the event, which brought about so many important changes in our French society। यानी कि हमने पढ़ा कि शुरू से ही जो विमेन थी, यानी कि जो महिलाएं थी, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जिसमें कि उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल थे चेंजेस को लाने में फ्रेंच सोसाइटी में। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव द लाइव्स। यानी कि उनको ये आशा थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन दे रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उनको ये उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में, जब क्रांति के बाद में हमारे कुछ जो राइट्स हमको मिलेंगे, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, तो वो जो वुमेन की जो लाइफ्स थी उनमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। मोस्ट women of the third state had to work for a living। यानी कि जो थर्ड स्टेट की जो women थी ना, उनको अपनी लिविंग्स के लिए, डेली लाइफ्स के लिए उनको सर्वाइव करना पड़ता था, उनको बहुत सारे वर्क करने पड़ते थे। दे वर्कड एज seamstresses और laundries, sold flowers, fruits, vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the society। अब वो क्या करती थी, दे वर्क एज सीमस्ट्रेस, यानी कि वो क्या करती थी, लॉन्ड्रीज में काम करती थी, फ्लावर्स को बेचने का काम करती थी, सिलाई का काम करती थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को सोल्ड करने का मार्केट में वर्क करती थी, और वो घर पे भी, यानी कि लोगों के घरों में भी डोमेस्टिक सर्वेंट, एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट भी वो वर्क करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेटेड, यानी कि लोग, जो महिलाएं थी, उनको ज़्यादा तो पढ़ाया तो जाता नहीं था, और जॉब ट्रेनिंग, और ना ही उनको कोई जॉब ट्रेनिंग दी जाती थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल, और यानी कि जो नोबल्स की जो बेटियां होती थी, वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, और जो थर्ड स्टेट के जो रिच मेंबर्स थे, उन्हीं की बच्ची जो थी, उन्हीं की बेटियां जो थी, वो स्टडी कर पाती थी किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम, और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद में उनके जो फैमिली मेंबर्स होते थे, वो उनकी अरेंज मैरिज करवा दिया करते थे। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, और जो वर्किंग वुमेन होती थी ना, उनको भी अभी अपनी फैमिली की टेक केयर करना होता था। दैट इज कुक, यानी कि वो खाना बनाती थी, पानी भर कर लाती थी, क्यू अप फॉर ब्रेड, और राशन के लिए भी लाइन में लगती थी, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भी देखती थी बाद में। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन, फिर भी क्या था, उनकी जो सैलरी होती थी ना, वेजेस मीन सैलरी जो थी, वो अकॉर्डिंग जब हम कंपेयर करें तो मैन के कंपैरिजन में कम ही होती थी। यानी कि किसी भी, अगर पुरुष को 100 रुपये मिल रहे हैं, तो महिला को कितने रुपए मिल रहे होते थे, केवल 50 या 60 रुपये। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट in order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers। यानी कि अपनी बातों को डिस्कस करने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए वुमेन ने भी क्या किए थे, लोगों ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे, और न्यूज़पेपर्स वगैरह भी उसमें पढ़ते थे, इधर से उधर ही अपनी बातों को भी फैलाने की कोशिश कर रही थी। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़, मतलब लगभग 60 वुमेन क्लब्स थे फ्रेंच सिटीज़ में। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, और उनमें कुछ जो रिवॉल्यूशनरी कुछ महिलाएं थी जो कि उभर कर सामने आई थी। वन ऑफ देयर
मेन डिमांड्स वॉज, तो उनकी क्या डिमांड थी जब वो रिवॉल्यूशन के लिए बाहर उभर कर आई थी सामने, उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट लिया था, तो उनकी कुछ डिमांड्स थी। वॉज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन, यानी कि वो ये चाहती थी कि विमेन के पास भी सेम वैसे ही राइट्स हों, पॉलिटिकल राइट्स हों उनके पास भी, कैसे जैसे कि मैन के पास होते हैं। उनके पास एक तो वोटिंग राइट नहीं होता, विमेन जो थी वो पैसिव सिटीजन्स के अंडर में आती थी, वो ना तो वोट कर सकती थी और ना ही वो उसमें असेंबली में बैठ सकती थी। विमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन, और वो इस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई थी कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें भी महिलाओं को कहाँ रख दिया गया था, पैसिव सिटीजन्स में रख दिया गया था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, वो राइट टू वोट के लिए डिमांड कर रही थी, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, के उनको पॉलिटिकल ऑफिस में और असेंबली में भी उनको अपनी जगह मिल सके, वहाँ भी उनको बैठने के लिए वो हो, वहाँ भी उनको बैठने दिया जाए। ओनली देन दे फेल्ट, केवल तभी उनको महसूस होगा वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, कि जो नई गवर्नमेंट है वो उनके इंटरेस्ट को, जो उनकी इच्छाएं हैं उनको मानने के लिए तैयार है भी या नहीं। इन द अर्ली ईयर्स द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन, लेकिन जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, कुछ लॉज सामने आए थे जिसमें इम्प्रूव किया गया था, इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिलाओं की जो स्थिति थी उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया था उसमें। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, तो जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, गर्ल्स की जो एजुकेशन थी उसको कंपलसरी कर दिया गया था कि सभी गर्ल्स को स्कूल जाने का अधिकार है, सभी को पढ़ाई कराई जाए। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, और उनके जो पिता हैं, जो फादर्स है, वो उनको फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती उनकी शादी नहीं करवा सकते थे उनकी मर्जी के बिना। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, और ये मैरिज को क्या कर दिया गया, सिविल लॉ के अंदर रजिस्टर करवाना कंपलसरी कर दिया गया कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट कराया जाएगा, जब शादी होगी किसी की भी कपल की शादी होगी तो उसको वहाँ पे रजिस्टर कराया जाएगा। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, और जो डाइवोर्स होते थे उनको भी लीगल कर दिया गया था। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मैन एंड वुमेन, और डाइवोर्स के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता था, मैन वुमेन में से कोई भी अप्लाई कर सकता था। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, ऑफ वुमेन को भी जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस, और वुमेन भी आर्टिस्ट भी बन रही थी अब, और वो अपने छोटे मोटे बिजनेसेस भी कर रही थी। Women's struggle for equal political rights, however, continued. Equal political rights चाहती थी women, जिसके लिए उनका जो struggle था वो लगातार चल रहा था। During the reign of terror, यानी कि जब आतंक वाली जो सरकार छा गई थी, यानी कि जो रॉबेस्पियर की जो सरकार थी, गवर्नमेंट आई, न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉ, उसने कुछ इस तरीके के लॉज को ऑर्डर कर दिया क्लोजर, जिसने कि वुमेन्स क्लब को क्लोज कर दिया, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल बैन कर दिया गया था। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड, और उनमें जो ज़्यादातर महिलाएं थी जो बढ़ चढ़ के आगे आ रही थी उनको अरेस्ट कर दिया गया, एंड अ नंबर ऑफ देम एक्सिक्यूटेड, और उनमें से कुछ को मौत की सजा भी दे दी गई। वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल, और जो वुमेन्स की जो डिमांड थी किस लिए, इक्वल वोटिंग राइट्स के लिए, उनके जो वेजेस थे उनको इक्वल करने के लिए, यानी कि बार बार इक्वलिटी की ही बात हो रही थी। थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अब पूरे उसमें देश में इधर उधर अगले आने वाले जो नेक्स्ट 200 ईयर्स थे उनमें चारों हर जगह पर यही बात होने लगी, इक्वलिटी की बात हो रही थी कि जो वोटिंग राइट्स हैं महिलाओं के वो बराबर कर दिए जाएं, और उनके जो वेजेस हैं, यानी कि जो उनको सैलरी मिलती है, इक्वल वेजेस कर दिए जाएं उनके। द फाइट फॉर द वोट वॉज carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century, और इनको काफ़ी बाद में जाके, यानी कि लेट 19th में जाके इनको ये वोटिंग राइट मिला। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी ईयर्स वॉज kept alive as an inspiration, यानी कि लगातार उनकी जो कोशिशें चलती रही थी वो काफ़ी मेमोरी याद करने वाली हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी इक्वलिटी के अधिकार के लिए वो लगातार लड़ती ही रही। क्यों?
It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. और लास्टली 1946 में जाके बताइए, इतना बाद में जाके इनको इक्वल क्या मिला था, कहाँ पे इक्वलिटी मिली इनको, वोटिंग राइट में, यानी कि 1946 में आके इनको वोटिंग का अधिकार मिला, जबकि इंडिया को फ्रीडम मिली 1947 में, और तभी से इंडिया में विमेन को भी वोटिंग राइट था। लेकिन फ्रांस में 1791 के बाद में, तब से वो अपना स्ट्रगल उनका चलता रहा, फिर भी उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले, और फिर इतना लास्ट में जाके 1946 में आके उनको वोटिंग राइट मिला। चलिए फाइनली उनकी जो मेहनत थी वो सफल हो गई। सो अभी आप ये पढ़ लीजिएगा, खुद ही इन चीज़ों को देख लीजिएगा। वुमेन क्यूइंग अप एट अ बेकरी, यानी कि बेकरी में वो अपने राशन के लिए किस तरीके से लाइन में लगी रहती थी, उसको इस पिक्चर में शो किया गया है। नाउ फिफ्थ सेक्शन है आपके फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फिफ्थ सेक्शन है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स होता है गुलामी, यानी कि जो गुलामी थी उसको किस तरीके से हटाया गया। वन ऑफ द मोस्ट revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies, यानी कि फ्रेंच कॉलोनीज में जो फ्रांस की भी कुछ इस तरीके के एरियाज थे जहाँ पे क्या चल रहा था, स्लेवरी, यानी कि गुलाम बनाया जाता था लोगों को। तो जो स्लेवरी थी उसको जैकोबिन रिजीम के द्वारा उसको हटाया गया। क्या था, किस तरीके से उसको एबोलिश किया गया, चलिए डिटेल्स में पढ़ते हैं। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, जैसे कि जो मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सेंट डोमिंगो वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। तो इन एरियाज में क्या होता था, टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी की यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कैरिबियन में जो एरियाज थे वहाँ पे इन चीज़ों की खेती की जाती थी। ठीक है, अब खेती की जाती थी वो किस तरीके से, यहाँ पे खेती की बात क्यों चल रही है, बट द reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation। लेकिन क्या था, धीरे धीरे जो यूरोपियंस में से क्या होता था, लोगों को ले जाया जाता था। ये जो क्या करते थे, जो पूरा यूरोप है इसमें फ्रांस जो है, फ्रांस ने क्या किया था, जब दूसरे देशों के साथ में युद्ध होते थे तो कुछ एरियाज को ये लोग क्या करते थे, अपने अंडर में ले लेते। जहाँ पे जब युद्ध जीत जाते थे तो उस एरिया में भी क्या होता था, इनका अपना प्रभुत्व जमा हो जाता था। तो ये क्या करते थे, सो दिस वॉज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज। तो ये जो स्लेव ट्रेड था ये किस तरीके से काम करता था कि मान लीजिए फ्रांस ने कुछ एरियाज को जीत लिया, जो यूरोप के कुछ और पास के जो देश हैं उनके साथ में युद्ध किया और फ्रांस वहाँ पे जीत गया, तो फ्रांस ने क्या किया, उन देशों में अपना प्रभुत्व जमा कर लिया, वहाँ पे अब उसी की सरकार चलने लगी। तो क्या करते थे, उन हिस्सों में से कुछ लोग जो बहुत गरीब होते थे उनको ये वहाँ से उठाते थे उन लोगों को, और उनको कैरिबियन ले जाते थे। किसके जरिए, वहाँ पे समुद्री इलाका था, समुद्र के जरिए नाव में ये लोग उन लोगों को ले जाते थे, बोट में ले जाया करते थे भर के। एक तरीके से उनको उस रास्ते में 2 दिन 4 दिन हफ्ते महीने भी लग जाते थे कैरिबियन तक पहुंचने में। तो वहाँ पे उन लोगों को ले जाते थे कूड़े की तरह भर के, पूरा उनको खाना पीना भी पता नहीं दिया जाता था या नहीं, रास्ते में ही बताते हैं कुछ लोगों की मौत भी हो जाती थी। तो इनको वहाँ क्या, ये गुलाम थे एक तरीके से, जिस देश में इनका प्रभुत्व था तो उस देश में से उन लोगों को उठाते थे और उन लोगों को ले जाके कैरिबियन में डाल देते थे। फिर वहां पे उन लोगों से खेती करवाई जाती थी और फिर वहां से टोबैको, इंडिगो, कॉफी इन सब का कारोबार किया जाता था। जब वहां पे वो खेती होती थी उसको फिर फ्रांस में और यूरोप में इधर उधर उनको एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। ये जो स्लेव ट्रेड था ये कब शुरू हुआ था, ये 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डर्स एंड नैंड्स टू द अफ्रीकन कोस्ट। ये क्या करते, वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल शिफ्टांस। ये क्या करते थे, वहां से लोकल जो स्लेव्स थे यानी कि जो लोकल उनके गुलाम थे उनको वहां से लेकर आते थे। ब्रांडेड एंड शेकल द स्लेव्स वर पैक्ड
tightly into ships for the 3-month long voyage across the Atlantic। सोचिए अटलांटिक से जब इनको ले जाया जाता था तो 3 महीने लग जाते थे और टाइटली उन सभी को जहाज में बुरी तरीके से भर दिया जाता था। There they were sold to plantation owners, और उनको ले जाके कैरेबियन में जो प्लांटेशन ओनर होता था उसको बेच दिया जाता था कि अब तुम इनसे अपना काम करवा सकते हो। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar। अब ये क्या हो रहा था, एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, उनका शोषण हो रहा था जो गुलाम थे। किस लिए कि वहां पे क्योंकि उनका प्रभुत्व था तो वो गुलाम थे, उनके बेचारे गरीब लोग होते थे, जबरदस्ती उनको बांध के जहाज में भर के कैरेबियन में डाल दिया जाता था। वहां पे वो लोग काम करते थे, जिससे क्या होता था, शुगर, कॉफी और इंडिगो इनकी खेती होती थी। पोर्ट सिटीज लाइक बोर्डॉक्स एंड नैंटेस ओड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। और इसीलिए ये लोग क्या चाहते थे कि जो स्लेव ट्रेड है वो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से उनका जो ट्रेड का वर्क चल रहा था वो बढ़िया चल रहा था। थ्रू आउट द 18th century there was little criticism of slavery in France। अब क्या था, 18th सेंचुरी में थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होने लगा, स्लेवरी के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू द फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। अब वहां पे क्या था, नेशनल असेंबली में आवाज उठने लगी, डिबेट होने लगी इस चीज के ऊपर कि जो ये जो स्लेव ट्रेड चल रहा है, स्लेवरी का जो सिस्टम है इसको बंद किया जाए, ये गलत है, किसी को इस तरीके से जबरदस्ती बंदी बना के नहीं रखा जा सकता, वहां तक भेजा जाता है। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन इसका कोई भी लॉ पास नहीं हो पाता था। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेस एंड हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। क्यों? क्योंकि वो लोग इसका अपोज करते थे जिनका काम ही स्लेव ट्रेड से चल रहा था। आप सोचिए कि जो एक पैसे वाले लोग हैं, जो कुछ फ्रेंच लोग थे जो बिजनेसमैन थे, उनका तो काम ही इसी से चल रहा था कि वो वहां से उनको स्लेव बनाते थे। स्लेव ट्रेड का उनका वर्क ही इसी था, इसी से वो अपना पैसा कमा रहे थे। तो वो क्या करते थे, इसके अपोज में आ जाते थे और अगेंस्ट में बोलना शुरू कर देते थे। तो इसी वजह से कोई भी कंक्लूजन इसका नहीं निकल पाता था स्लेव ट्रेड को खत्म करने का। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions। अच्छा, ये 1794 में जब कन्वेंशन थी, यानी कि रॉबेस्पियर की जब वो थी गवर्नमेंट भी थी उस टाइम पे 1794 में इसको फ्री कर दिया गया था। This however turned out to be a short term measure, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ नहीं चल सकी। 10 years later, जब 10 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया, रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी, तो उसने क्या किया, उसने स्लेवरी को फिर से चला दिया। यानी कि रॉबेस्पियर ने इसको बंद कर दिया था, स्लेवरी को उसने खत्म कर दिया था। लेकिन क्या किया, जब उसने उस पर स्टॉप लगा दिया था तो उसके 10 साल बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो उसने स्लेवरी को फिर से स्टार्ट कर दिया। Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। यानी कि अब क्या था, जो एक प्लांटेशन ओनर जो है वो तो क्या समझता है कि उसकी फ्रीडम किस में है, कि वो एक जो अफ्रीकन है, जो अफ्रीकन व्यक्ति है, जो एक ब्लैक अफ्रीकन है, वो उसको स्लेव बनाने में, अपना उसको स्लेव बनाने में वो तो समझता है कि मेरी फ्रीडम है, मुझे ये आज़ादी होनी चाहिए कि मैं इसको अपना गुलाम बना सकूं। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो क्या चाहता है, जो एक ब्लैक अफ्रीकन है वो क्या चाहता है, उसकी आज़ादी इसमें है कि वो किसी की गुलामी ना करे और वो आज़ादी से अपनी जिंदगी को जी सके। ठीक है। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। अब ये क्या था, स्लेवरी को 1848 में फाइनली एबोलिश्ड यानी कि फ्रेंच कॉलोनीज से बिल्कुल हटा दिया गया 1848 में। देखिए ये जो निग्रोज वर्ड है ना, ये जो वर्ड जो है ये थोड़ा अपमानजनक वर्ड है, इसलिए पहले बोला जाता था अफ्रीकन्स को निग्रोज, लेकिन अभी उनको आज की डेट में कोई भी निग्रोज नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक अपमानजनक शब्द है। अब आपका 6th टॉपिक है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी कि
डेली लाइफ में रिवॉल्यूशन क्या था? कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड, यानी कि क्या पॉलिटिक्स, क्या राजनीति जो है वो चेंज कर सकती है लोगों के पहनावे को, उनके बोलने के तरीके को और उनकी बुक्स को जो वो पढ़ रहे हैं। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मेनी चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि ये जो ईयर्स थे 1789 में जो फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस देखे गए, किसमें? मैन, वुमेन और बच्चों की लाइफ्स में इसी तरीके के कुछ चेंजेस हुए थे। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे लाइफ, यानी कि जो गवर्नमेंट थी ना वो इस तरीके के चेंजेस करती थी लोगों की लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या बातें करती थी, जो गवर्नमेंट थी वो इक्वलिटी की बातें करती थी, वो फ्रेटर्निटी की बातें करती थी, वो फ्रीडम की बातें करती थी। वहां पे जो ज्यादा जोर दिया गया था रिवॉल्यूशन के टाइम पे वो इक्वलिटी के लिए ही जोर दिया गया था सबसे ज्यादा। वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग The Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship, यानी कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था ना जो 1789, यानी कि जब बास्टिल के किले को बिल्कुल खराब तोड़ फोड़ दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद जो एक एबोलिशन था वो क्या था? एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी कि सेंसरशिप को बिल्कुल हटा दिया गया था। सेंसरशिप क्या थी कि जब कोई व्यक्ति, वहां का जो नागरिक है, जब वो किसी के खिलाफ कुछ बोल रहा है, यानी कि वो किसी के अगेंस्ट में कुछ आलोचनात्मक यानी कि टिप्पणी नहीं कर सकता था, उसको ये आजादी नहीं थी। तो ये जो सेंसरशिप थी इसको हटा दिया गया, यानी कि उसके बाद में क्या था? कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता था, वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी सकता था, यानी कि वो आराम से जिसके बारे में जो बोलना चाहता है उसको बोलने की छूट थी। लेकिन हाँ, ये नहीं कि किसी को गाली गलौज दे, वो सब कुछ पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है और ये ठीक भी नहीं है। इन द ओल्ड रेजिम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग, यानी कि क्या होता था उस समय पे 1789 से पहले जब राजा का शासन था, कोई भी बुक छपती थी, न्यूज़पेपर छपता था, कोई प्ले होता था, नाटक वगैरह होते थे, कोई भी परफॉर्मेंस होती थी, तो वो सब कुछ क्या होता था, उसको सामने यानी कि उसको पब्लिश होने से पहले अप्रूवल लेना पड़ता था किंग का, उसके बाद ही उसको अप्रूव किया जाता था। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट, लेकिन अब क्या था? अब उन सभी को ये नेचुरल राइट था कि वो अपने खुल के अपनी लाइफ जी सकते हैं, उनको जो भी बोलना है वो अब बोल सकते हैं। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लोडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस, यानी कि अब सारी चीज़ों की बाढ़ सी आ गई थी, लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे, जिसको जो बोलना है वो न्यूज़पेपर छपवा सकता था, पैम्फलेट छप सकते थे, मतलब सारी चीज़ें थी। अब इंसान अपने फ्रीडम में था। They all described and discussed the events and changes taking place in France. अब क्या था? फ्रांस में जगह जगह पे इवेंट्स होने लगे, बदलाव की बातें होने लगी, एक दूसरे के साथ में डिस्कशन होने लगा, लोग डिस्क्राइब करते थे, चीज़ों को बताते थे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन द अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। Each side sought to convince the others of its position through the medium of print, यानी कि लोग एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाने लगे, बार बार वही एक बात हो रही है। प्लेस करते थे, सॉन्ग्स गाते थे, इसके द्वारा एक से दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते थे। फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब ये क्या होते थे? ये जो प्लेज और सॉन्ग्स होते थे, ये क्या करते थे? लोगों को अट्रैक्ट करते थे, यानी कि इनसे वो लोग जो पढ़ नहीं पाते थे वो इनसे समझते थे कि लोग मतलब एक दूसरे की बातों को समझते थे कि क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। दिस वॉज वन वे दैट कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई और सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, यानी कि पॉलिटिकल फिलोसोफर्स की बातें करते थे। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा कि लोग उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, उन्हीं की बातों को एक दूसरे को गा के समझाते थे, कहीं भी मिलते थे, यहाँ के सैलून में भी मिलते थे तो एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि इन चीज़ों को, बातों को, कि हमें किस तरीके से लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेशन पीपल कुड रीड, यानी कि जिसको केवल जो एजुकेटेड लोग थे वही पढ़ पाते थे, उन्हीं बातों को वो प्लेज और सॉन्ग्स के जरिए उन लोगों को समझाने की कोशिश करते थे जो कि अनपढ़ थे।
अभी इन सारी चीजों का कंक्लूजन क्या निकला, देखिए कंक्लूजन जो होता है ये निष्कर्ष होता है कि हमने पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो कंक्लूजन शुड बी रीड बाय द स्टूडेंट्स, बट फिर भी एक छोटा सा देख लेते हैं, इसकी तरफ भी नजर कर लेते हैं। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, यानी कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। अब वो क्या करता था, फ्रांस का उसने खुद को राजा घोषित कर दिया था, उसके बाद नेबरिंग जो कंट्रीज थी उनके साथ में वो लड़ाई करता था, लड़ाई करने के बाद जिस हिस्से को वो जीत जाता था वहां पे अपने ही किसी रिलेटिव को बिठा देता था, यानी कि राजा बना दिया करता था, और उनको धीरे धीरे वो अपनी जो उसकी डायनेस्टी थी उसको फैलाता जा रहा था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन क्या खुद को मॉडर्नाइजर की नजर से देख रहा था यूरोप की। ही इंट्रोड्यूस्ड many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. Initially many saw Napoleon as a लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। बहुत सारे चेंजेस उसकी तरफ से लाए गए थे, जैसे कि उसने इंट्रोड्यूस किया था काफ़ी सारे लॉज को उसने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का यूनिफॉर्म सिस्टम को उसने इंट्रोड्यूस किया था। तो बहुत सारे लॉज थे, कुछ अच्छे काम भी किए गए थे नेपोलियन के द्वारा लोगों की फ्रीडम के लिए, उसने काफ़ी सारे अच्छे अपना पार्ट दिया था। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि बहुत जल्दी उन लोगों ने देखा कि वो लोगों के लिए फ्रीडम लेकर आया। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी viewed everywhere as an invading force. He was finally defeated at Waterloo in 1815. अब क्या था, वो जैसे इधर उधर अपना फैलाव करना चाह रहा था, पूरे यूरोप में फैलना चाहता था, तो बहुत ही जल्दी कब देखने के लिए मिला उसको, कब डिफीट फेस करनी पड़ी, 1815 में उसको डिफीट मिली। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप had an impact on people long after Napoleon had left. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal system, यानी कि अब जो हमने पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ लिया है, इसमें मेन चीज हमने क्या पढ़ी कि बार बार किस चीज की बात की जा रही है, राइट्स की बात की जा रही है, बार बार इक्वेलिटी की बात की जा रही है, बार बार हमने क्या देखा पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक ही चीज देखी कि बार बार क्या बात की जा रही थी, बार बार बात की जा रही है किसकी, फ्रीडम की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, बार बार हर बार बस यही बात की गई है कि कैसे भी लोगों को फ्रीडम मिले, बराबरी का हक हो, समान अधिकार हो। पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है इन्हीं बातों पे टिका हुआ है, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ